हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम अपनी इग्नू की सीरीज़ में हमारा चैप्टर 2 या फिर आप यूनिट 2 जो बोलना पसंद करें, हम उसे शुरू कर रहे हैं। लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में तो वैसे भी आप जानते होंगे पहले से ही, क्योंकि अब हम पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में तो इस चीज़ के बारे में पढ़ाई होगा। अब हम इसमें लोकतंत्र को काफ़ी डिफरेंट व्यू से देखेंगे। पीजी में हमने देखा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होता है, क्या इसका हिस्ट्री रही है। अब इसमें हम थिंकर्स के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे और लोकतंत्र क्यों अच्छा है, इन चीज़ों को जानेंगे। लोकतंत्र शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी सत्ता के प्रकार रहे हैं, उन सब में सिर्फ एकमात्र लोकतंत्र ही ऐसा हम बोल सकते हैं जो प्रकार है सत्ता का, वो आज तक इतने सैकड़ों वर्षों के बाद भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। मतलब उसमें वैसे काफ़ी तो चेंजेस आए हैं समय के साथ, लेकिन जो उसका मूल रूप है, लोगों का शासन, वो आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। और ये लोकतंत्र को अपने आप में बहुत स्पेशल बना देता है कि समय, क्योंकि टाइम ने बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत चीज़ें में बदलाव लाया है, लेकिन जो हमारा मेन जो डेमोक्रेसी के पीछे का जो मोटिव था, वो आज भी वही है। तो हम शुरू करते हैं अब इसे प्रस्तावना के साथ। जैसे कि आपको पता है कि मैं बुलेट पॉइंट्स में बना देती हूँ नोट्स को, ताकि आपको एग्ज़ाम राइटिंग में इजी हो जाए लिखना, और आपको हेल्प मिल जाए टॉपिक को क्लियर समझने में कि किस टॉपिक, किस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपको फिर भी कोई चीज़ों में दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करके या टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल फ्री माइंड से आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे प्रस्तावना से। लोकतांत्रिक आदर्शों के स्रोत क्या थे? लोक लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द स्वयं ग्रीक मूल का है। ग्रीक शब्द डेमोक्रेशिया दो शब्दों डेमोस और कैटोस से मिलकर बना है। यह शब्दार्थ लोकतंत्र को यह अर्थ प्रदान करता है, सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें प्रजा शासन करती है, या तो सीधे व्यक्तित्व भागीदारी के माध्यम से अथवा परोक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र का मीनिंग क्या है, लोगों का शासन, ये उसी शब्द से बना है, क्योंकि एक ये ग्रीक वर्ड था, तो उसमें अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया है कि इसके दो प्रकार होते हैं शासन करने के। एक तो सीधा होता है और एक प्रतिनिधित्व होता है, जो भारत में भी अपनाया जाता है। तो ये चीज़ें तो हमें पहले से पता थी, जो अब हमें जाननी है उसमें हम आगे देखते हैं कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र उस लोकतंत्र से नितांत भिन्न है जो प्राचीन यूनान में 2500 वर्ष पूर्व व्यवहार में था। इन्होंने ये बोला है कि जो आज का समय का हमारा लोकतंत्र है, वो उस लोकतंत्र से जहाँ जब इसकी शुरुआत हुई उससे काफ़ी भिन्न है। भिन्न या फिर नितांत मतलब काफ़ी ज़्यादा भिन्न है। वे लोकतांत्रिक आदर्श व प्रथाएं जिनसे हमारा यह सरकार है आधुनिक विश्व से संबंध रखते हैं, परंतु प्राचीन काल में एथेंस यूनान में व्यापक रूप से लोकतंत्र के सर्वाधिक दृढ़, स्थिर और आदर्श रूप माने जाने वाले शहर राज्य में लोकतंत्र के मुख्य अभिलक्षणों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना उपयोगी रहेगा। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैसे याद, मतलब एक थोड़ा सा हिंट दिया है, पूरी तरीके से नहीं बताया है। यहाँ पे बताया है कि आज के समय में जो हमारे लोकतंत्र वो आदर्श और प्रथाओं पर है, चलते हैं। कि आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें चाइना या इंडिया के बीच में, या चाइना अमेरिका या भारत अमेरिका के बीच में अगर हम बात करते हैं, इनके रिलेशंस के बारे में, इनके बीच में अगर कुछ अनबन होती है, तो क्या लोकतंत्र का जो मूल भाव है वो ख़त्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का मूल भाव जनता द्वारा शासन के साथ साथ ये भी है कि जनता उन पॉलिसीज़ पर भी काम करे जो उनके देश को प्रोटेक्ट भी करेगी। तो यहाँ वही, क्योंकि भारत में प्रतिनिधित्व है, तो वहाँ पे भारत के प्रतिनिधित्व द्वारा ऐसे एक्शन और ऐसे पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं। तो इसमें उनका चाहे दुश्मनी हो या दोस्ती हो, ये ऐसा इसमें कुछ बदलाव आते नहीं है, कुछ ज़्यादा खास ये हमारी व्यवस्थाओं को बदल नहीं सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर कभी इंडिया और चाइना का वॉर हो जाए और चाइना बाई चांस जीत जाए, तो क्या चाइना के जीतने के बाद जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है या जो भी चीज़ है, वो क्या वो शासन भारत को अपनाना पड़ेगा? ऐसा कभी तो होता नहीं, लेकिन पुराने समय में ऐसा होता था। तो वहाँ पे यही बात बोली गई है कि ये बहुत आदर्श और प्रथाओं के साथ चलने वाला हमारा लोकतंत्र है, जो आज के समय में है, और ये संबंध बना के रखता है। और जो एथेंस में था वो ऐसा नहीं था। एथेंस में हम आगे देखेंगे किस प्रकार का था। वैसे था तो वो आदर्श तरीके का, आपको पता ही, प्लेटो ने भी एक आदर्श राज्य के संकल्पना को दिया था, लेकिन उसी के अगेंस्ट उसी के स्टूडेंट ने एकदम वास्तविक राज्य के बारे में बात करता है। तो हम इन्हीं से समझेंगे कि ये किस प्रकार के लोकतंत्र के यहाँ पर बताना चाहते हैं। प्राचीन एवं आधुनिक लोकतंत्र के बीच मुख्य अंतर वस्तुतः उस ढंग में है जिसमें प्रजा को परिभाषित किया गया। प्राचीन यूनानी राज्य व्यवस्था में प्रजा को प्रत्युत
नियामक रूप से परिभाषित किया गया था। यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि इनका अंतर ये है कि इन्होंने प्रजा को परिभाषित किया। जो इनका मेन फाइनल या मेन हम बोल सकते हैं जो डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, वो है डेफिनेशन, जो उसको डिफाइन किया गया है प्रजा को या पीपल को यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है वो है। यूनानी समय में पीपल्स को डिफाइन करने के लिए उन्होंने 3 यहाँ पे कैटेगरीज रखी थी। 3 देखिए यहाँ पे मुख्य श्रेणियाँ थी और इनको बोला गया था कि ये जो 3 कैटेगरी है ना, इनको छोड़कर वो सभी लोग लोकतंत्र में आ सकते हैं या फिर वो उसमें भागीदारी ले सकते हैं। लेकिन ये 3 कैटेगरियाँ, दास, स्त्री और मैट्रिक्स वे लोग होते थे जो रहते तो कहीं और थे, लेकिन उनका जो मूल था, जैसे कि आज के टाइम में हम इंडियन डायस्पोरा बोल सकते हैं क्योंकि काम कहीं और कर रहे हैं, तो इंडिया के ही मूल उनका इंडियन है, तो मैट्रिक्स उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला कि इन तीनों को छोड़कर हम जितने भी लोग हैं, ठीक है, बाकी सबको लोकतंत्र में भागीदारी देंगे। तो देखिए, दास बहुत बड़ी मात्रा में थे, चाहे वो आज का समय हो चाहे वो यूनान का समय हो, दास बहुत बड़ी मात्रा में है। आज के समय में दास नहीं बोल सकते, लेकिन उसके कई रूप हैं, जिसे बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। स्त्रियां, जो कि किसी भी देश की आधी % की जनसंख्या होती है, अगर आप उन्हें लोकतंत्र में भागीदारी नहीं देंगे तो फिर वो लोकतंत्र नहीं रहेगा ना, वो लोगों का है। लोगों में स्त्रियां भी काउंट हो सकती हैं और होंगी भी। तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई। फिर यहाँ मैट्रिक्स की बात की गई है, तो उसमें भी कुछ % लोग चले जाएंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो थोड़े ही लोग बचेंगे, या तो राजा बचेगा, प्रशासन बचेगा, अमीर लोग बचेंगे, सामंत लोग बचेंगे, मतलब इस तरीके के लोग बचेंगे जो, क्योंकि उस टाइम मिडिल क्लास ऐसा कुछ होता तो था नहीं, तो कुछ ही लोगों के पास। यहाँ पे देखिए कि कुल जनसंख्या का मात्र 1/4 नागरिक ही निकाय का सदस्य था। कुल जनसंख्या का सिर्फ 1/4% ही जो था वो लोकतंत्र का भागीदारी था। अब आगे हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। लोकतंत्र का आधुनिकता की विशेषता सूचक संस्थानों में से एक के रूप में वर्णन किया गया है और ऐसा माना जाता है कि यह वैचारिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की जटिल व अंतर्ग्रथित प्रक्रियाओं का परिणाम है। यहाँ पे बोला गया है कि विशेषता सूचक संस्थान मतलब जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत अच्छा होता है, उसमें लोकतंत्र को गिना जाता है। जैसे कि आपको मैंने शुरू में भी बताया कि यह करीब 2000 सालों से चलता आ रहा है और इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं और मतलब कोशिश रहती है पूरी दुनिया में लोकतंत्र को ही स्थापित किया जाए। अगर जिन देशों में ऐसा नहीं है, आपको पता ही है कि अरब कंट्रीज़ में लोकतंत्र नहीं है, हमारा चाइना है या फिर जितने भी साम्यवादी जो तंत्र के देश हैं, तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे उन्हें स्थापित करने की कोशिश रहती है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि इसको बहुत अच्छी कैटेगरी का माना गया और उसमें उसको हमेशा इसका वर्णन किया जाता है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है इसके वर्णन के साथ कि वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन को मजबूत करने में इसकी प्रक्रियाओं का परिणाम था। इन्होंने वही बोला है कि इसको आगे बढ़ाने में, या फिर देखिए मैं इसको लाइन को द्वारा पढ़ती हूँ कि यह वैचारिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की जटिल व अंतर्गुठित प्रक्रियाओं का परिणाम था। मतलब कि इतने सारे बदलावों के बाद हमें लोकतंत्र मिला, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि किसी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल थिंकर ने ऐसा उठ के बोला कि चलो हमें लोगों का शासन चाहिए, अब हम ऐसा करते हैं, या उसके दिमाग में ऐसे नहीं होता। इसके पीछे का एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस रहा है जिसमें उन्होंने वैचारिक मतभेद को भी अपनाया है। उन्होंने वैचारिक जितने भी मतलब किसी एक आइडिया को लोग सपोर्ट करते हैं उसको भी अगेंस्ट है, तो उनके अगेंस्ट क्यों है, उनकी क्रिटिसिज्म को समझा, वो वैचारिक हुआ, समाज में उसे अप्लाई करके देखा, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से चीज़ें बटी होती है, क्या सबके लिए एक तरह का लोकतंत्र हो सकता है, ये सब अपने तरीके से उसे अपना सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर आर्थिक परिवर्तन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए आर्थिक हम बोल सकते हैं सिनेरियो को भी देखा कि गरीब देश के लिए लोकतंत्र कैसा है, अमीर देश के लिए लोकतंत्र कैसा है, किसे ज़्यादा फायदा है, किसे ज़्यादा नुकसान है। तो इन चीज़ों के बाद एक लोकतंत्र, एक ऐसी व्यवस्था सामने आई है जिसे डिनाई करना मुश्किल हो जाता है और फिर से एक्सेप्ट कर लिया जाता है सबके द्वारा। आगे हमारे पॉइंट बोलता है, ब्रिटेन में इस परिवर्तन का संकेत औद्योगिक क्रांति से मिला जो 18वीं सदी के मध्य में आरंभ हुई, जबकि फ्रांस व अमेरिका में यह क्रांति इसी शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में राजनीतिक क्रांतियों द्वारा शुरू की गई। यहाँ पे बोला गया है कि जो 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, तो हमें सबसे पहले जो सबूत मिले हैं लोकतंत्र बनने के या लोकतंत्र के, क्योंकि हम आज के समय की बात करेंगे, तो वो हमें ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से मिले। और
जैसे कि आपको पता है सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है भारत को और सबसे पुराना कहा जाता है अमेरिका को। तो अमेरिका को सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। उसके बावजूद हमें ये देखने को मिल रहा है कि 18वीं सदी के बहुत आखिर तक में जाकर अमेरिका फ्रांस में इस चीज़ के लक्षण दिखे थे कि अब वो लोकतंत्र को अपना सकते हैं या वहाँ की व्यवस्था लोकतंत्र के लिए अनुकूल है, और वो भी हुआ तो राजनीतिक क्रांति के माध्यम से। और ये चीज़ हमें 18वीं शताब्दी के मतलब करीब टोटल आप मान के चलिए कि करीब ये 60-70 साल का गैप आया है दो देशों के बीच में एक व्यवस्था को अपनाने में, या उस व्यवस्था को अपनाने के चरण में जो हमें हम बोल सकते हैं पॉइंट्स मिलेंगे कि हाँ ये देश इस व्यवस्था को अपना सकता है, उसके ये कारण है। ये चीज़ हमें करीब 60-70 साल के बीच में गैप दिखता है। आगे है, ब्रिटेन को सर्वप्रथम आधुनिक लोकतंत्र माना जाता है क्योंकि 17वीं शताब्दी में गृह युद्ध के ताज़ा हालातों में शाही निरंकुशता समाप्त कर दी गई और शक्तियां क्राउन के हाथ से निकलकर अब पार्लियामेंट के दोनों सदनों के पास आ गई, हाउस ऑफ कॉमन्स और निर्वाचित सभागृह। तो निर्वाचित सभागृह जैसे आज का हमारा राज्यसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स हमारा लोकसभा। तो यहाँ पे बोला गया, देखिए सबसे पुराना लोकतंत्र का दावेदार अमेरिका वो भी ब्रिटेन से पीछे ही है लोकतंत्र में, जैसे हमने ऊपर पॉइंट में पढ़ा था। बिल्कुल इस बात को स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पे भी बताया गया है कि 17वीं शताब्दी में जो गृह युद्ध हुआ उसके बाद इन्होंने संसदीय व्यवस्था शुरू की, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले ब्रिटेन में ही आया था, उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैला है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई है वो की है ब्रिटेन ने ही। और उसके बाद हमें पहले तो हमने ये देखा कि पार्लियामेंट्री व्यवस्था इन लोगों ने अपना ली, फिर हमने ये देखा कि जब इनकी में औद्योगिक क्रांति हुई तो उन्होंने लोकतंत्र के और भी जो पॉइंट्स होते हैं उन सबको भी धीरे धीरे अपने अंदर समाना शुरू किया और अपने आप को आधुनिक लोकतांत्रिक देश बनाना शुरू किया। इसके अलावा 19वीं सदी में जाकर ही मताधिकार का विस्तार हुआ, जो शुरू हुआ 1932 के रिफॉर्म एक्ट में उच्च मध्यम वर्गों के मताधिकार दान से। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि लोकतंत्र में जो जो लोकतंत्र का जो एजेंडा है या लोकतंत्र में जो मेन चीज़ जिससे वो सरवाइव करता है किसी भी देश में दुनिया में, वह है लोगों के शासन से या वोटिंग सिस्टम से। तो यहाँ पर इन्होंने इतना लेट में जाकर वोटिंग सिस्टम को अपनाया। देख रहे हो आप, एक चीज़ को समझिए कि वोटिंग सिस्टम इन्होंने पहले 17 में एक गृह युद्ध देखा, उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, 18 में औद्योगिक क्रांति आई, 19 में जाकर इन्होंने करीब अपने वोटिंग सिस्टम में सुधार लाया, और वो भी हुआ रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से। वो भी किसको मिला? उच्च मध्यम वर्गों को। यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए उच्च वर्गों को तो मिला ही, क्योंकि उस समय तक 3 वर्ग उभर के आ चुके थे, उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च वर्गों को तो हर प्रकार के अधिकार मिलते थे, फिर वो मताधिकार भी वो प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं था कि वोटिंग सिस्टम सबसे पहले ब्रिटेन ने ही शुरू किया, वोटिंग सिस्टम बहुत पहले से था। जब हम फ्रांस की क्रांति के बारे में देखेंगे तो हम जानेंगे कि वहाँ पे भी वोटिंग सिस्टम था, चाहे वो पूरा एक ग्रुप वोटिंग सिस्टम था, यानी कि एक पूरे समूह को एक वोट देने का अधिकार था या किसी एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार, तो दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन जो वोटिंग सिस्टम वगैरह की चीज़ें हैं ये हमें बहुत पहले से देखने को मिली, लेकिन इसका जो विस्तार है और आम लोगों तक पहुंच है इसकी, वो बहुत लेट मिलती है। और ये हमें सबूत देता है कि 1932 के रिफॉर्म एक्ट के बाद ये जाकर मिला है ब्रिटेन में उच्च मध्यम वर्गों को, यानी निम्न वर्गों को अभी भी इसमें नहीं वोट दिया जाता था। देखिए इसके उपरांत कामगार वर्गों को मताधिकार दिए जाने का क्रमवार विस्तार हुआ। मोटे तौर पर यह कामगार द्वारा किए जा रहे राजनीतिक संघर्षों व चार्टिज्म जैसे उग्र आंदोलनों के जवाब के तौर पर था। यहाँ पे बोला गया कि पहले तो उच्च वर्गों को दिया गया, उच्च मध्यम वर्गों को दिया गया, लेकिन जब इन लोगों ने बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध किया, बहुत ज़्यादा एक राजनीतिक संघर्ष की स्थिति बना के रख दी, तब जाके इनको शांत करने के लिए वोटिंग राइट्स दे दिए गए। वरना शायद अगर ये लोग ऐसे कुछ आवाज़ नहीं उठाते तो उनको शायद वोटिंग राइट्स मिलते भी नहीं। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश और तदोपरांत 3 सुधार अधिनियमों से गुजरकर लगभग 2/3 पुरुष आदिवासी समुदाय मताधिकार दान का प्रत्याशी हुआ। उन्होंने बोला कि कम से कम मतलब 19वीं सदी के अंतिम वर्षों तक आते आते तब जाकर 3 सुधारों के माध्यम से 2/3 आदमियों को, पुरुषों को, मेल लोगों को वोट का हुआ। यहाँ पे अभी भी वुमेन्स को वोटिंग सिस्टम से अलग रखा गया है।
वुमेन्स को हर किसी के वोटिंग सिस्टम से अलग रखा गया था। यहाँ पे ये चीज़ दिखा रही है कि ब्रिटेन ने अपने आप को आधुनिक लोकतंत्र माना, चाहे अमेरिका अपने आप को बहुत विस्तृत लोकतंत्र मानेगा, या सॉरी बहुत पुराना लोकतंत्र मानेगा, उस या फ्रांस अपने आप को पहली क्रांति का देता मानेगा। फिर भी इन लोगों ने अपने यहाँ वुमेन्स को वोटिंग सिस्टम से बहुत दूर रखा है। इसके अलावा ये देखिए कि बहरहाल जब तक 1929 में कदम नहीं रख लिया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित नहीं था और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पूरी तरह 1948 में ही मिला, जब एक अधिकार मतदान को एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत समर्थन में समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे एक अधिकार मतदान का मतलब था कि पर्टिकुलर ग्रुप को या फिर कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, और वो कहते थे कि हमने इन लोगों के रिप्रेजेंटेशन में वोटिंग दी है। वो चीज़ ख़त्म करके 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम को अपनाया गया पूरे ब्रिटेन में, और फाइनल जो वुमेन्स को वोट का अधिकार मिला वो था 1948 में, कि अब व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो एक पर्सन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में एक वोट का अपना अधिकार एंजॉय करेगी या करेगा। इसके अलावा फ्रांस में देखिए, अब आगे हम फ्रांस के बारे में जानेंगे कि 1789 की क्रांति से लोकतंत्र की अधिक उग्र परंपरा का सूत्रपात हुआ। अगर आपको फ्रांस की क्रांति नहीं पता है तो एक बार उसका ब्रीफ ले लीजिएगा पढ़ने के लिए, ताकि आपको चीज़ें समझने में, हिस्ट्री समझने में इजी हो जाए। यहाँ पे फ्रांस की क्रांति में बताया गया कि किस लोकतंत्र की बात की, यहाँ पे उग्र परंपरा की बात की गई, क्योंकि जब 1789 में लुइस 16 वहाँ का राजा था, और वो निरंकुश राजा होने के साथ साथ ही काफ़ी मतलब अपने देश या अपने शासन के प्रति जिम्मेदार नहीं था, ठीक है। तो उसके समय में बहुत बुरी हालत थी फ्रांस के लोगों की। तो वहाँ से एक क्रांति होती है, धीरे धीरे उनको हटाया जाता है, फिर बोनापार्ट आता है, ठीक है। उस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो लोकतंत्र का ये उग्र रूप ले लेते हैं। इन लोगों ने द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन्स करके एक अपना डिक्लेरेशन निकाला था, लेकिन यहाँ पर वहाँ के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा स्पेशली वहाँ के वुमेन्स ने काफ़ी क्वेश्चंस किया था, उसको क्रिटिसाइज़ किया था कि आपने इसे मैन एंड सिटीजन क्यों लिखा है, आप इससे कुछ भी लिख सकते थे। मैन मतलब ओनली मैन क्यों, वहाँ पे मैन से पुरुष के बारे में ही था, मैन वहाँ दोनों लोगों के लिए यूज़ नहीं किया गया था, जिसके कारण देखा जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू में, क्योंकि लिखित संविधान के बारे में बात कर रहे थे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू में ही अपनाने के तरीके में भी एक तरह का भेदभाव था। जो हमने ब्रिटेन में देखा वही चीज़ फ्रांस में भी नज़र आती है कि एक भेदभाव यहाँ पे भी मौजूद था, जिसमें वुमेन्स को हटाया गया। इनकी डिमांड थी वुमेन्स की कि यहाँ पे मैन एंड वुमेन एंड सिटीजन किया जाए, ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे मैन हो या वुमेन हो या कोई भी हो, क्योंकि थर्ड जेंडर तो उस समय भी वहाँ पे हम बोल सकते बैन के टाइम बैन की तरह ही थे, जो आज के समय में बहुत सारे देशों में, क्योंकि इंडिया ने तो इस चीज़ को हटा दिया है, लेकिन बहुत सारे देशों में आज भी थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो वहाँ पे ऐसे ही था कि अब मैन एंड वुमेन एंड सिटीजन लिखिए ताकि ये सबके लिए हो। हालांकि वो बात मानी नहीं गई, बहुत लंबे समय तक महिलाओं ने संघर्ष किया, और उस संघर्ष का नतीजा ये देखिए। नतीजा देखने से पहले हम उसका प्रोसेस देख लेते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली। यहाँ पे देखिए कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के उसके भाव उत्तेजक आह्वान तथा जनप्रिय स्वायत्तता के सिद्धांतों पर उसके द्वारा जोर दिए जाने के साथ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ने सिर्फ फ्रेंच नागरिकों की वरन समष्टि रूप से मानवता की प्रारंभिक व अहरणीय हकदारी के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचार व धर्म की आज़ादी, संपत्ति की सुरक्षा तथा राजनीतिक समानता के अधिकारों की घोषणा की। प्रारंभतः 1791 के क्रांतिकारी संविधान ने सार्वभौम पुरुष मताधिकारों के सदृश कुछ स्थापित किया, और वोट देने के अधिकार हेतु संपत्ति की शर्त बस इतनी सी ही कम थी कि केवल घरेलू नौकर, गृहहीन व भिक्षुक ही वर्जित रहें। यहाँ पे इन्होंने देखिए पहले वाले पॉइंट में ये बोला गया है कि जब इन्होंने द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन की शुरुआत की, तो इन्होंने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया कि हम सिर्फ फ्रेंच नागरिक के लिए नहीं, हम पूरी दुनिया के लिए मानवता की बात कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट भी की, वो खुद वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट की। जैसे मैंने आपको वहाँ पे वोटिंग राइट सिस्टम के बारे में बताया, तो यहाँ पे 91 में जब उनका संविधान बन चुका था, तो वहाँ पे सिर्फ पुरुष मताधिकार की बात की गई। देखिए सबसे पहली बात
एक डिवीजन उन्होंने किया पुरुष मताधिकार, यानी वुमेन्स चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कैसे भी हो वो सब साइड हो गए। उन पुरुषों में भी इन 3 लोगों को वर्जित किया गया। 3 थे, नौकर, ग्रहहीन और भिक्षुक, जो भिखारी है या जिनके पास घर नहीं है, जो नौकर है। वहां पर उस समय जब ये आंदोलन हुआ और जब ये संविधान लिखा गया, उस समय करीब 2/3 जो जनता थी वो गरीब ही थी। उनके पास अपनी कुछ जमीन नहीं थी, या तो किसान थे या तो गरीब थे। वहाँ पे 3 स्टेट्स की 3 स्टेट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। कुलीन वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है और एक होता है पादरी वर्ग, ठीक। तो पादरी और कुलीन वर्ग काफी अमीर होते थे, इनको वोटिंग राइट थे, ठीक है। और जो तीसरा तबका था या तीसरा ग्रुप था, तो उनमें भी अमीर और गरीब के बीच में डिवीजन था। तो आप ये देखिए कि जिसके पास संपत्ति है सिर्फ वही वोट देगा। यहाँ पे इन्होंने यही बोला कि ग्रहहीन का मतलब ये हुआ कि इसके पास संपत्ति नहीं है कोई भी। तो इन्होंने करीब बहुत, हम एक अगर छोटा रेशियो लेकर चले तो इन्होंने करीब 20% लोगों को ही वोटिंग राइट्स दिए, बाकी सबका वोटिंग राइट्स छीन लिए, उसको वर्जित कर दिया गया। और उसको वर्जित करने के लिए कुछ ऐसी शर्तें रख दी गई कि लोग उसके लिए हम बोल सकते हैं कैपेबल ही नहीं थे। आगे का पॉइंट्स है कि इस प्रकार 1791 में 40 लाख पुरुष नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार मिला, परंतु 4 वर्षों के बाद अधिकतः प्रतिबंधात्मक संपत्ति शर्तें लागू कर दी गई, जिससे वोटर की संख्या गिरकर मुश्किल से 1 लाख समृद्ध करदाता ही रह गई। देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताया कि जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, सिर्फ वो वोट देगा। तो करीब जो उन्होंने पहली कंडीशन रखी थी उसमें 40 लाख लोग एलिजिबल थे मैन। उस वो प्रॉपर्टी राइट के कारण वो 40 लाख सिर्फ 1 लाख बन के रह गया, जिसमें कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और अमीर वर्ग ही था। उसके अलावा और कोई इसमें नहीं था। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोकतंत्र को लोग अपना रहे हैं, या उस लोकतंत्र के रूप उनमें दिखाई दे, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है उस तरीके से, जिस तरीके से ऐसा होना चाहिए। जैसा यहाँ पे लोकतंत्र की बात की, लोग यानी पीपल की बात की, यहाँ पीपल में वो कंडीशंस रख देते हैं। तो जो अगला पॉइंट है, सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार को 1848 की क्रांति के बाद ही पुनर्प्रचलित किया गया, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को 1 शताब्दी बाद यानी 1946 में जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला तब उसे अपनाया गया। यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि खुद फ्रांस ने, जो अपने आप को मानवता की देन का अग्रदूत मानता है, उस देश में महिलाओं को मताधिकार के लिए 200 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। 1848 में तो उन्होंने इस कंडीशन को वापस ले लिया कि जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। करीब 50 से 60 साल की क्रांति के बाद, समय के बाद एक क्रांति होती है, 50-60 साल के बाद एक क्रांति होती है, जिसमें कहा जाता है कि जो हम प्रॉपर्टी का जो कंडीशन था वो अब हटाया जाता है, सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार रहेगा, यानी कि पुरुष चाहे गरीब हो अमीर हो सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन फिर भी पुरुष तक ही थी। उसके 100 साल बाद महिलाओं को अधिकार मिलता है, वो भी एक संघर्ष के माध्यम से। उन्होंने बहुत लंबा राजनीतिक संघर्ष चलाया, उसके बाद उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो एक यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि इंडिया ने आज़ाद होते के साथ ही सबसे पहले ही अपने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दे दिया, यानी कि उसने ये कंडीशंस नहीं रखी कि कौन अमीर कौन गरीब, कौन महिला कौन पुरुष। उन्होंने जैसे आज़ाद हुए अडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया और ये पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि चाहे कोई भी देश हो, अगर वो लोकतंत्र को अपनाता है तो उसका इतिहास या उसकी मैच्योरिटी कितना लोकतंत्र को अपने इम्प्लीमेंट करने में इजी और हार्ड बना सकती है। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बताया, मतलब भारत ने एक संदेश दिया पूरी दुनिया को कि हमने एक वयस्क मताधिकार व्यवस्था को अपना लिया है। वो अलग बात है कि बहुत सारे देशों ने ये भी बोला था कि इंडिया हार जाएगा इस चीज़ को अपनाने में और अपने आप को फिर से एक हारा हुआ देश घोषित उसे करना पड़ेगा। लेकिन जब वोटिंग हुई और ये सक्सेसफुली वोटिंग हुई, एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई एक अच्छे तरीके से, तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। और ये देखा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोई भी देश अगर मैच्योरिटी के साथ अपनाता है या उसकी तरफ बढ़ता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से उस देश में लागू हो सकती है। लेकिन वो देश जैसे कि बहुत पुराना लोकतंत्र की बात करें अमेरिका की, पहले लोकतंत्र की बात करें ब्रिटेन की, या फिर मानव के अग्रदूत फ्रांस की बात करें, जितने भी समृद्ध हैं, बहुत सारे विकसित देश हैं जो
प्रथम विश्व युद्ध में भी रहे, द्वितीय विश्व युद्ध में भी रहे, इन देशों ने अपने आप को सब कुछ माना, उसके बाद भी इनमें महिलाओं को लगभग एक ही साथ, ऐसा नहीं था कि आज आगे पीछे इन लोगों को मिला, जैसे कि 1940s में ही इन सब ने मतलब महिलाओं को अधिकार देना शुरू कर दिया। 46 में जाकर करीब 100-200 साल के संघर्ष के बाद यहाँ महिलाओं को फ्रांस में अधिकार मिलता है। ऐसे ही 48 में अमेरिका में मिलेगा, ऐसे हमने पीछे देखा था ब्रिटेन में 48 में ही। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने भी बड़े देश हों, उनमें जो लोकतंत्र था वो उतना विकसित नहीं था जो लोकतंत्र की मूल भावना है। अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको इस कोर्स के बारे में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब आपको वीडियोस थोड़ी जल्दी कंटिन्यू मिलेगी, तो उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चैनल से जुड़िए। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर ही अगर आप बताएंगे तो हम आपको वहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। और इस वीडियो के साथ और भी जो इंग्लिश में वीडियोस होती हैं उनके भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जैसा भी आपका रिएक्शन है, चाहे वो अच्छा हो बुरा, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।